तो अब हम इन फार्मूलाज पे डिपेंड कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना समीकरण। यहाँ एक समीकरण दिया गया है x³ - 3x + 2 = 0 और इस समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है हमें, और यहाँ एक शर्त दी गई है। कहा गया है कि जबकि इसके दो मूल बराबर है। तो ये है अपना पहला प्रश्न, मूलों या गुणांकों में संबंध पे आधारित। तो देखो आगे हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्न एक वर्ग समीकरण के रूप में दिए जाएंगे जिनका हल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और कुछ घन समीकरण भी दिए जाएंगे किसी प्रश्न में, और उस घन समीकरण को हल करके घन समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर देखो एक घन समीकरण दिया गया है और इस घन समीकरण को हमें हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। 3 घात के जो समीकरण होते हैं उन 3 घात के समीकरण के भी 3 मूल होते हैं और मूलों या गुणांकों में भी 3 संबंध बनते हैं। ठीक है। यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि इस समीकरण के 2 मूल बराबर है। ये जो समीकरण दिया है, यह दिया गया समीकरण 3 घात का समीकरण है, तो इसके 3 मूल होने चाहिए। उन 3 मूलों में 2 मूल बराबर है तो फिर तीसरा मूल भिन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए इस समीकरण के 2 बराबर मूल अल्फ़ा ले लेंगे। मतलब हम इस समीकरण का पहला और दूसरा मूल अल्फ़ा लेंगे जो कि बराबर होंगे, और तीसरा मूल इसका बीटा ले लेंगे। और इस प्रकार इस समीकरण के 3 मूल अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा लेकर इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ दिया गया समीकरण लिख देंगे। दिया गया समीकरण है, समीकरण लिख देते हैं x³ - 3x + 2 = 0। इस समीकरण को चाहे तो अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, x³ फिर प्लस 0x² - 3x + 2 = 0। यहाँ देखो x² वाला पद नहीं था, इसलिए x² वाले पद को लिखने के लिए हमने इस समीकरण को फिर से इस प्रकार लिखा। यहाँ 0 × x² का मतलब 0 ही होगा, और इस 0 को समीकरण में ऐड करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 × x² मतलब 0 को इस समीकरण में जोड़ के लिखा है। ठीक है। अब ये जो समीकरण है अपना, ये घन समीकरण जो है यह इस रूप का घन समीकरण बन चुका है। ax³ + bx² + cx + d = 0 के रूप का यह घन समीकरण बन चुका है। हमें क्या करना है, इस घन समीकरण के 3 मूल ले लेना है, अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा। यहाँ अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 मूल अल्फ़ा, अल्फ़ा लेंगे और तीसरा मूल बीटा लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि इस समीकरण के 2 मूल समान है। तो 2 समान मूल अल्फ़ा ले लेंगे और तीसरा भिन्न मूल बीटा ले लेंगे इसका। यहाँ हम मानेंगे माना इस समीकरण के मूल अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा है। तब हमें मूलों एवं गुणांकों में यहाँ संबंध लिखना होता है। मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न होंगे। दिया गया समीकरण 3 घात का समीकरण है, तो इसके मूलों एवं गुणांकों में भी 3 संबंध होंगे। पहला जो संबंध होता है वह सभी मूलों का योगफल होता है, मतलब तीनों मूलों का योगफल। यहाँ 3 मूल है, अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा। तो ये तीनों मूल अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा का योगफल पहला संबंध होगा। दूसरा संबंध 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल होता है, मतलब इस संबंध में प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफल का योग लिखना होता है।
ये हमने पहले और दूसरे मूल का गुणनफल लिख दिया, ये दूसरे और तीसरे मूल का गुणनफल, और ये पहले और तीसरे मूल का गुणनफल। इस प्रकार हमने इस समीकरण के दो मूलों के गुणनफल का योग लिख दिया। तीसरा संबंध तीनों मूलों का गुणनफल होता है, तो यहाँ हमने तीसरे संबंध में तीनों मूलों का गुणनफल लिख दिया। इन संबंधों के यहाँ मान लिखना है, मतलब ये संबंध हो गए, मूल हो गए। अब इस साइड में इसका संबंध गुणांक के साथ लिखना है। तो देखो सभी मूलों का जो योगफल होता है वह -b/a होता है। जैसे अगर घन समीकरण इस रूप का हो तो इस समीकरण के सभी मूलों का योगफल -b/a होता है। यहाँ जो b है यह b x² का गुणांक होता है और a जो है वह x³ का गुणांक होता है। इस प्रकार पहले संबंध मतलब पहले संबंध का जो मान होता है वह -b/a होता है। यह माइनस लिख दिए। अपने प्रश्न में ये जो b है यह x² का गुणांक होगा, क्योंकि x² का गुणांक b होता है घन समीकरण में। तो घन समीकरण में अपने घन समीकरण में x² का गुणांक 0 है, मतलब b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। और अपॉन में a लिखना है, a x³ का गुणांक होता है, यहाँ x³ का गुणांक 1 है तो अपॉन में 1 लिखेंगे। इस प्रकार से -0/1 0 होता है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसके बाद हम दो मूलों के गुणनफलों का योगफल जो है इसका मान लिखेंगे। दो मूलों के गुणनफलों का योगफल जो होता है, इन दो मूलों के गुणनफलों के योगफल का मान c/a होता है। ये जो c होता है यह x का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक, मतलब दूसरे संबंध का मान x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक होता है। यहाँ x का गुणांक -3 है और x³ का गुणांक 1 है, तो ये दूसरे संबंध का मान -3/1 = -3 आएगा। तीसरा जो संबंध होता है उसका मान -d/a होता है। तीसरा संबंध सभी मूलों का गुणनफल होता है, तीनों मूलों का गुणनफल। इन तीनों मूलों के गुणनफल का मान -d/a होता है। ये -d अचर पद होता है और a x³ का गुणांक होता है। ये हमने तीसरे संबंध का मान लिख रहे हैं। यहाँ पर तीनों मूलों का गुणनफल माइनस लिख दिए। यहाँ d/a लिखना है, d मतलब अचर पद जो कि यहाँ 2 है और a मतलब x³ का गुणांक जो कि 1 है। तो यहाँ d/a मतलब 2/1 आएगा, 2/1 2 और सामने ये माइनस, तो ये होगा -2। ये अपना तीसरा संबंध है। ठीक है, इन तीनों संबंधों को हल करके हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान ज्ञात करना होता है। अल्फ़ा बीटा गामा का मान जो होता है वही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल होता है, मतलब वही अल्फ़ा बीटा गामा दिए गए समीकरण के मूल होते हैं। लेकिन यहाँ देखो हमने 3 मूल अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में नहीं लिए हैं। इस समीकरण के 2 मूल बराबर थे, इसलिए हमने 2 मूल अल्फ़ा अल्फ़ा लिया था, तीसरा मूल बीटा लिया था। तो इस समीकरण के 3 मूल अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा है, तो हमें ये 3 मूल अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करना है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 3 संबंध है। इन तीनों संबंध को हल करके अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 से बीटा का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को 2α लिख देते हैं, साथ में प्लस बीटा जैसे का वैसा और राइट हैंड साइड 0 लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं हम, बीटा इक्वल्स टू -2α होगा। इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब ये जो बीटा का मान हमने ज्ञात किया है, इस बीटा के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रखकर अल्फ़ा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ समीकरण 2 का यूज करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिख रहे हैं हम, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ये अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 2α बीटा लिख देंगे। इसको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 2α बीटा होगा, इक्वल्स टू ये -3 लिख देते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ हम बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2α जैसे का वैसा, और बीटा की वैल्यू -2α लिख दिए हमने बीटा की जगह।
इक्वल्स टू -3। इसको आगे हल करेंगे, ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -3 होगा। यहाँ से हमें -3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -3 मिलेगा। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होगा। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप को, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू या तो -1 होगी या +1 होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1 है या +1 है। देखो अल्फ़ा जो है वह दिए गए समीकरण का मूल है, और दिए गए समीकरण का मूल दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अल्फ़ा का जो मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा वही दिए गए समीकरण का एक मूल होगा। तो अगर हम यहाँ दिए गए समीकरण में x के जगह -1 रखें, तो x के जगह -1 रखने पर इसकी राइट हैंड साइड 0 अगर आती है तो यह समीकरण -1 से संतुष्ट कहलाएगा। और इस स्थिति में यहाँ पर अल्फ़ा का मान -1 लिया जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फ़ा के x के जगह -1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट न हो तो इस समीकरण का मूल -1 नहीं होगा, और इस स्थिति में हम अल्फ़ा का मान -1 नहीं लेंगे। अगर अल्फ़ा का मान -1 न हो तो फिर +1 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 से दिया गया समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इसको रफ में हम चेक करेंगे, x के जगह -1 रख कर देखेंगे, -1 का क्यूब होगा यहाँ, फिर ये -3, फिर x के जगह -1 लिखेंगे +2, और ऐसा लिखने पर कैलकुलेशन देखो क्या आएगा इसका, -1 का क्यूब -1 और ये +3 और +2, मतलब ये कैलकुलेशन आएगा 4, ये 0 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब x के जगह -1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो -1 है यह इस समीकरण का मूल नहीं है। अब हम +1 भी रख के देख लेते हैं। अल्फ़ा का जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इस समीकरण का एक मूल होगा। -1 तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह -1 रखने पर राइट हैंड साइड 0 नहीं मिल रही है, इसलिए यह समीकरण -1 से संतुष्ट नहीं है। अब +1 से संतुष्ट होता है कि नहीं यह देख लेते हैं। x के जगह हम जब यहाँ +1 रखेंगे तो यह 1 का क्यूब -3 × 1 +2 प्राप्त होगा, जिसका मान होगा 0। देखो यहाँ 1 का क्यूब +1 +1 +2 +3 और ये -3, +3 से -3 कैंसिल, मतलब बचेगा 0। इसका मतलब x इक्वल टू +1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू +1 इस समीकरण का एक मूल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यह दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इसलिए यहाँ अल्फ़ा का मान -1 नहीं होगा, मतलब क्या होगा, +1 होगा। यहाँ अल्फ़ा का मान प्राप्त कर लिए हमने। अब ये अल्फ़ा का मान हम समीकरण 4 में रखकर बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो हम यहाँ लिख देते हैं, अल्फ़ा का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो समीकरण 4 क्या है अपना, समीकरण 4 है बीटा इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा का मान लिखेंगे तो हमें मिलेगा बीटा इक्वल्स टू -2 और अल्फ़ा के जगह 1। इस प्रकार बीटा का मान मिलेगा -2, ठीक है। तो ये हो गया बीटा का मान। अब हम दिए गए समीकरण के मूल लिख देते हैं। दिए गए समीकरण के 3 मूल थे, अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा, 2 समान मूल थे और एक भिन्न मूल था। तो इन मूलों को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे, अतः अभीष्ट
हल है या फिर अभिष्ट हल है, 2 बार अल्फ़ा का मान लिखना होगा क्योंकि 2 मूल अल्फ़ा थे, मतलब अल्फ़ा का 2 बार लिखेंगे अल्फ़ा का मान 1, और फिर बीटा का मान लिख देते हैं -2। ये अपना आंसर होगा। अभिष्ट मूल इस प्रकार से लिखेंगे, अभिष्ट मूल अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा होगा क्योंकि हमने समीकरण के 3 मूल अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा लिखे थे। तो पहला मूल अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान लिखा, दूसरा मूल भी अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान, फिर तीसरा मूल बीटा था, बीटा की जगह -2 लिखा। इस प्रकार से 3 मूल 1 1 -2 हुए, और इस प्रकार से हमें दिए गए 3 घात के समीकरण को हल करना होता है। मूलों या गुणांकों में संबंध के प्रयोग से दिए गए समीकरणों को हल करने की यह विधि, और इस पर आधारित ये प्रश्न था जो हम हल कर चुके हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में देखते हैं